हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना एनईपी सेमेस्टर 1 का पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग। पिछले वीडियोस के अंदर हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स, जहाँ पे हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके थे रिलेटेड टू मटेरियल्स। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू, जिसके अंदर 3 टेक्निक्स है, फीफो, लीफो एंड एवरेज कॉस्ट, जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे first in first out called as FIFO method. But before we start the video, you can check the description में एक ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू, जिसके अंदर हम पहला टेक्निक पढ़ेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फेमसली कॉल्ड एज द फीफो मेथड। अब फीफो मेथड के अंदर क्या होता है? फीफो मेथड ये एज्यूम करता है कि जो सामान स्टोर्स में पहले आया है, जो सामान स्टोर्स में पहले आया है वही सामान स्टोर से पहले जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सोच लो मोबाइल फोन से, ठीक है। अब अलग अलग डेट में मोबाइल फोन आया है, अलग अलग डेट में मोबाइल फोन आया है, ठीक है। अब जब हम मोबाइल फोन इशू करेंगे तो पहले हम वो मोबाइल फोन इशू करेंगे जो सबसे पहले आया था, उसके बाद उसके बाद वाला, उसके बाद उसके बाद उसके बाद वाला, उसके बाद, ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सामान पहले इन हुआ है, जो सामान स्टोर्स में पहले आया है, वो सामान पहले इशू भी होगा। और नॉर्मल लाइफ में हम ऐसा ही करते हैं। एक ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है कि जो सामान पहले आया है वो उसको पहले यूज करता है, राइट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एकदम लॉजिकल मेथड है, जहां पे जो सामान पहले आया है उसको पहले यूज कर लेना चाहिए। जैसे कपड़ा है, आज हम एक कपड़ा खरीदे, 1 महीना बाद एक खरीदे, 2 महीना बाद एक खरीदे, 6 महीना बाद एक खरीदे, तो जनरली हमको जो 6 महीने बाद जो खरीदे नया है उसको हर समय यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन जो पुराना हो गया है उसको हम बार बार यूज करते हैं। तो जो सामान पहले आया है फर्स्ट इन होता है, वही फर्स्ट आउट भी होना चाहिए। क्लियर है? तो इसी लॉजिक से बना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। क्लियर है? देखना, under this method material is first issued from the earliest consignment, तो सबसे पहले आया है वो पहले इशू होगा, and priced at the cost at which that consignment was placed in the stores. In other words, material received first are issued first. The units in the opening stock of material are treated as if they are issued first. The units from the first purchase issued next, and so on until the units left in the closing stock. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक से सामान हम इशू करेंगे, उसके बाद जो परचेज हुआ है उससे हम इशू करेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास बच जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, कौन सा सामान का क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा? लेटेस्ट सामान का क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, क्योंकि जो सामान पहले आया था हम उसको पहले इशू किए हैं। क्लियर है? इट फॉलोज द यूनिट कॉस्ट आर एपोर्शन्ड to cost of production according to their chronological order of receipt. chronological order मतलब डेट वाइज, जो डेट के हिसाब से सामान आया है वही डेट के हिसाब से जाएगा। क्लियर? दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल इन टाइम्स ऑफ फॉलिंग प्राइसेस बिकॉज द इश्यू प्राइस ऑफ मटेरियल टू जॉब्स और वर्क्स ऑर्डर विल बी हाई। प्राइसेस कम हो रहा है तब ये सबसे सुटेबल है, क्योंकि नया सामान सस्ता में आ रहा है, बट जो इश्यू हो रहा है पुराना सामान ही इश्यू हो रहा है हाई प्राइसेस पे, ठीक है। while the cost of replacement of material will be low, तो कॉस्ट ऑफ इश्यू जो हाई होगा, क्योंकि पुराना सामान इश्यू हो रहा है, पुराना सामान तो महंगा था, जो सामान बचेगा वो हमारे पास कम प्राइस का सामान बचेगा। क्लियर? But in case of rising prices, this method is not suitable because the issue price of material to production will be low while the cost of replacement will be high. तो उल्टा हो जाएगा, अगर प्राइसेस बढ़ रहा है तो पुराना सामान पहले इश्यू हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ इश्यू कम होगा,
और जो सामान हमारे पास बच जाएगा, नया सामान मतलब महंगा सामान हमारे पास बचेगा। क्लियर है? तो बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट उस लॉजिक से चलता है। सिंपल सा लॉजिक है, जो सामान पहले आया है स्टोर्स में वो सामान पहले इश्यू होगा फ्रॉम द स्टोर्स। क्लियर है ये? इसी के बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जहां पे हमको स्टोर्स लेजर ड्रॉ करना है। ये रहा डेट वाइज इंफॉर्मेशन। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक 500 टन का इशू हुआ है अलग अलग डेट पे, रिसीव हुआ है, फिर इशू हुआ है, फिर रिसीव हुआ है, फिर इशू हुआ है। हमको क्या फॉलो करना है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO मेथड फॉलो करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और हमको क्या बना के दिखाना है? स्टोर्स लेजर बना के दिखाना है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं, ये सारे ट्रांजेक्शन्स का स्टोर्स लेजर बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहला कॉलम जो होता है हमेशा वो होता है डेट का। ठीक है, उसके बाद आता है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, फिर आता है रिसीट्स, फिर आता है इशू, और फिर आता है क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ना ओपनिंग बैलेंस के अंदर फिर हम लिखेंगे क्वांटिटी रेट, क्वांटिटी रेट वैल्यू। ठीक है, तीन चीज, क्वांटिटी रेट वैल्यू। यहाँ पे भी रिसीट में भी क्वांटिटी रेट वैल्यू, इशू में भी तीन चीज, क्वांटिटी रेट वैल्यू, क्लोजिंग में भी सेम, क्वांटिटी रेट वैल्यू। क्लियर है ये? तो तीन तीन चीज के हिसाब से मेंटेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला शुरू करते हैं। ओपनिंग स्टॉक 500 टन, 200 रुपया पर टन। तो ओपनिंग स्टॉक है 1 नवंबर का, 1 नवंबर ओपनिंग स्टॉक 500 टन, रेट है पर टन 200 रुपए। क्लियर? तो वैल्यू कितना होगा? 10 1 लाख का ओपनिंग स्टॉक है। क्लियर? अब 1 तारीख को कुछ रिसीट या इश्यू हुआ है क्या देखते हैं। 1 तारीख को तो कुछ नहीं हुआ, 3 तारीख को हुआ है, तो 1 तारीख को क्लोज करते हैं। 1 तारीख को कुछ भी रिसीट नहीं हुआ, कुछ भी इश्यू नहीं हुआ, क्लोजिंग बैलेंस वही बच जाएगा 500 टन, रेट 200, टोटल 1 लाख। क्लियर है? अब नेक्स्ट 3 तारीख का, 3/11 नवंबर का महीना था, सॉरी, तो ये 1/1 होगा, एक एक नहीं 1/11। ठीक है, उसके बाद 3/11। अब 3/11 के दिन क्या होगा देखना, 3/11 के दिन ये जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है ये बनेगा यहाँ का ओपनिंग स्टॉक। 2 तारीख में छोड़ दिया, ये 2 तारीख को कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक तो वही रहेगा 500 200 के हिसाब से, टोटल 1 लाख का। ठीक है, अब इशू करेंगे। 3 तारीख को इशू किए 70 टन, रिसीट कुछ भी नहीं हुआ 3 तारीख को, इशू हुआ 70। क्या प्राइस पे इशू होगा? अभी तो एक ही है सिर्फ 500 वाला, तो 500 वाला यूनिट इशू होगा 200 के हिसाब से, 70 वाला इशू हुआ 200 के हिसाब से, क्योंकि अभी तो सिर्फ यही सामान है हमारे पास। तो इसका प्राइस हो गया 14,000। ठीक है, तो बचा कितना? क्लोजिंग बचा 430, 200 के हिसाब से, तो क्लोजिंग हुआ 86,000।
क्लियर है। अब 3 तारीख का क्लोजिंग बनेगा, 4 तारीख का ओपनिंग है ना, 430 200 के हिसाब से 86,000। ठीक है। अब 4 तारीख को क्या हुआ, 4 तारीख को इशू हुआ 100, है ना, 4 तारीख को इशू हुआ 100, तो रिसीट तो कुछ भी नहीं है, इशू हुआ 100, वही 200 के हिसाब से, अभी तो ओपनिंग स्टॉक से इशू कर रहे हैं, तो टोटल इशू हुआ 20,000 का, बचा कितना 330, 330 बचा 200 के हिसाब से, टोटल बचा है 66,000 का। क्लियर है। अभी 8 तारीख को बनेगा ओपनिंग, है ना, अब 8 तारीख को बनेगा ओपनिंग फिर से, 8 तारीख को ओपनिंग 330 200 के हिसाब से 60, फिर से रिसीट कुछ भी नहीं है, इशू हुआ 8 तारीख को 80 200 के हिसाब से 16,000 का इशू हुआ, बचा कितना 250 200 के हिसाब से, तो टोटल बचा है 50,000 का सामान। ठीक है, 8 तारीख का हो गया। अब 16 तारीख का इशू है, तो 16 तारीख को फिर से ये ओपनिंग बनेगा, 16 को ओपनिंग बनेगा 250 200 के हिसाब से 50, रिसीट तो अभी भी कुछ भी नहीं है, 180 टन इशू हुआ 200 के हिसाब से, ये प्राइस आएगा 36,000, बचेगा कितना 70 200 के हिसाब से, तो क्लोजिंग हुआ 14,000। क्लियर। तो 16 तारीख तक हम पूरा बना चुके हैं। अब नेक्स्ट 20 तारीख, ध्यान देना, 20 तारीख, 20 तारीख को रिसीट है। ठीक है, तो पहले तो ओपनिंग बनाता हूं इसका। 20 तारीख को ओपनिंग बनेगा 20/11/70, ओपनिंग बनेगा 200 के हिसाब से, टोटल होगा 14,000। ठीक है, अब 20 तारीख को रिसीव हुआ 240 टन 190 के हिसाब से, तो क्या प्राइस आएगा देखते हैं, 240 इंटू 190, 240 इंटू 190 45,600। इशू तो कुछ हुआ नहीं उस दिन। ठीक है, तो क्लोज करेंगे, क्लोजिंग में क्या क्या रहेगा ध्यान देना, पहले तो 70 यूनिट है ही क्लोजिंग में जो ओपनिंग से बचा हुआ है, और नया जो क्लोजिंग और बचेगा 240 जो अभी अभी रिसीव हुआ है 190 के हिसाब से 45,600, ये दोनों मिला के आया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है। अब इशू करेंगे 300, 24 तारीख को इशू करेंगे 300, तो 24 तारीख का ओपनिंग बना लेता हूं पहले। क्या क्या ओपनिंग है, एक तो 70 है 200 के हिसाब से 14,000, और एक 240 है 190 के हिसाब से 45,600, ये क्लोजिंग बना यहाँ का ओपनिंग। अब 300 इशू करेंगे, ध्यान देना, 24 तारीख को 300 इशू करेंगे। अब इशू करते समय रिसिप्ट तो 0 है, चलो, है ना, इशू करेंगे कितना 300, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले कौन सा इशू होगा, 70 इशू होगा, जो पुराना 70 बचा है 200 के हिसाब से वो इशू होगा, बाकी जो 230 है वो नया से इशू होगा, बाकी 230 190 के हिसाब से इशू होगा। ठीक है, तो 230 इंटू 190 43,700, तो 10 तो यूनिट बचेगा खाली अभी वाला, 190 के हिसाब से 1900। क्लियर है ये। क्लियर। अब ये बनेगा फिर से ओपनिंग कितना तारीख का, नेक्स्ट डेट क्या है देखो, 24 के बाद, 24 के बाद फिर 25 को रिसीव हुआ 320, तो 25 को ओपनिंग बनेगा ये,
10 यूनिट 190 के हिसाब से 1900। ठीक है, अब रिसीव होगा, फिर से रिसीव हुआ 320 190 के हिसाब से। तीन सौ बीस हुआ 190 के हिसाब से। ठीक है, 320 इंटू 190 6800। इश्यू तो कुछ भी नहीं हुआ। अब देख रहा क्लोजिंग बैलेंस में 10 तो पुराना वाला है और नया वाला 320, लेकिन प्राइस सेम है दोनों का, तो हम मिला के लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि प्राइस सेम है। प्राइस अलग अलग होता तो मैं अलग अलग लिखता। ठीक है, 62,700। ठीक है, फिर इशू करेंगे 115 26 तारीख को। 26 तारीख को इशू करेंगे 115, तो 26 को ओपनिंग स्टॉक आएगा 330 190 के हिसाब से 62,700। रिसीट तो कुछ है ही नहीं, इशू होगा 115 190 के हिसाब से, तो बचेगा कितना, बचेगा 215 190 के हिसाब से। क्लियर, तो 115 इंटू 90 10350, 215 इंटू 190 40 850। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, 115 इंटू 190 21,850 होगा, सॉरी। ठीक है, लास्ट और क्या बचा है, 28 तारीख को रिसीव हुआ 100 190 के हिसाब से, तो लास्ट 28 तारीख को फिर से ओपनिंग स्टॉक बनेगा ये 215 190 के हिसाब से 4850। ठीक है, फिर से अब रिसीव हुआ है 100 190 के हिसाब से, तो रिसीव हुआ 100 190 के हिसाब से 19000। इश्यू तो कुछ भी हुआ नहीं। ठीक है, तो क्लोजिंग में बचा कितना, वही सेम प्राइस है, तो 315 टोटल कर देता हूँ, सारा प्राइस 190 है। ठीक है, 315 इंटू 190 59,850। क्लियर है, तो ऐसे बनाते हैं स्टोर्स लेजर, जहां पे ओपनिंग बैलेंस होगा, रिसीट्स होगा, इशू होगा एंड क्लोजिंग बैलेंस होगा। हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से इशू करेंगे, मतलब जो सामान पहले आया है वो सामान पहले इशू होगा। क्लियर है, तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, एग्जाम में बहुत हाई चांसेस है ये क्वेश्चंस आने का, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। आने वाली क्लासेस के अंदर हम लिफो मेथड एंड एवरेज कॉस्ट मेथड भी देखेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।